प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं आपकी जितू भैया आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और आज फाइनली हम क्लास 12th का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10th चैप्टर है हमारा तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। ये थोड़ा थोड़ा भाई है हमारे रे ऑप्टिक्स जैसा, ठीक है। चलो तो बच्चों आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले इस चैप्टर का चैप्टर फ्लो देख लेते हैं। तो चलो पहले फटाफट से चैप्टर फ्लो देख लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यही हमारी बालिका आ गई है एक बल्ब लेकर के, ठीक है, और ये बल्ब जला के आपको समझाएगी कि आप पढ़ने में थोड़ा ध्यान दे लो। चलो तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का वो हाइगन्स आता है। हाइगन्स का सिद्धांत एग्जाम में जनरली बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाइगन्स के सिद्धांत के बाद ये है इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। हम क्या करेंगे, हाइगन के सिद्धांत का यूज करके समझने की कोशिश करेंगे कि परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। इसके बाद तरंगों का कला संबंध, ये थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। शायद आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो तरंग वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर वो अच्छे से आता है तो शायद आप कोरिलेट कर पाओगे। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, जो मैंने आपको बोला था कि भाई यंग का डबल स्लिट प्रयोग जो है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विवर्तन। विवर्तन क्या चीज होती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे ध्रुवण, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है, इसमें से आप शायद किसी भी टॉपिक से फेमिलियर नहीं हो, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया फ्रेश चैप्टर है। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन के साथ। स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चों। अच्छा, आज का टुडेज गोल भी देख लेते हैं। चलो तो आज का हमारा गोल क्या है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन समझेंगे और हाइगन्स के सिद्धांत को सिर्फ टच करेंगे, क्योंकि हाइगन्स का सिद्धांत समझाने में भी मुझे टाइम लगेगा, पर उससे पहले की जो हमारी स्टोरी है वो भी अपने को समझनी पड़ेगी। तो आज हम इस इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत बातें होंगी हमारे पास हाइगन के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। चलो तो इंट्रोडक्शन में अपन क्या पढ़ने वाले हो देखते हैं, थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में सबसे पहला जो बंदा हमारे पास आता है, हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट। 1675 में चलते हैं वापस। तो 1675 में हमारे पास एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन। सब फैमिलियर हो न्यूटन से। न्यूटन भैया ने अपना एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम था बच्चों कणिका सिद्धांत। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम क्या था, कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बच्चों कॉर्पल्स लॉ। अब ये सिद्धांत बोलता क्या था, उन्होंने बोला कि यार जैसे मेरे आसपास जितनी लाइटें जल रही हैं या जो भी आसपास चीजें, जैसे मैं खुद भी हूं, आप लोगों के लिए मैं एक प्रकाश का स्रोत हूं, यानी एक लाइट का सोर्स हूं। तो जो इस लाइट है, इस लाइट में से प्रकाश के छोटे छोटे कण निकल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो कोई भी प्रकाश का स्रोत होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, यानी कोई भी प्रकाश का स्रोत जो है कणों को उत्सर्जित करता है। कोई भी प्रकाश का स्रोत, तो हम लिखते हैं कि प्रकाश का स्रोत। अब मैं हूं आपके सामने, मैं आपको दिख रहा हूं ना, तो मैं भी आपके लिए क्या हूं, प्रकाश का स्रोत। तो कोई भी प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या करता है, कोई भी प्रकाश का स्रोत जो है वो उत्पन्न करता है छोटे छोटे कण, छोटे छोटे प्रकाश के कण। उन प्रकाश के कणों का नाम उन्होंने क्या बताया, इन प्रकाश के कणों का नाम उन्होंने बताया कणिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पल्स। उन्होंने क्या बोला, इन कणिकाओं की वजह से ही जब ये कणिका हमारी आंखों में प्रवेश करती है उसकी वजह से हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। और इन कणिकाओं के बेसिस पे उन्होंने अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। बट इससे पहले इन कणिकाओं के थोड़े गुणधर्मों को जान लेते हैं। तो बच्चों उन्होंने पहली बात क्या बोली, पहली बात बोली कि जो कणिकाएं हैं ये द्रव्यमानहीन होती हैं, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता, ये मासलेस होती हैं। ये इलास्टिक नेचर की होती है, ठीक है। ऐसी इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है। हाँ, इसका कोई डेफिनेट वेग नहीं होता है, अलग अलग माध्यमों में इनका अलग अलग वेग होता है। तो अलग अलग माध्यमों में
अलग अलग वेग होता है, भिन्न भिन्न वेग होता है। जैसे ठोसों में ज्यादा होगा, द्रव में कम होगा, गैसेस में और कम होगा। ठीक है, तो उन्होंने कणिकाओं की ये सारी प्रॉपर्टी बताई और कणिकाओं के बेसिस पे उन्होंने काफी सारे लॉस को एक्सप्लेन भी कर दिया। उन्होंने बहुत सारे लॉस को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में अपवर्तन पढ़ा, वो एक्सप्लेन कर पाए इस चीज को। उन्होंने परावर्तन एक्सप्लेन कर दिया इसके बेसिस पे। ठीक है ना, उन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन को भी एक्सप्लेन कर दिया। जो आपने प्रीवियस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी है वो सब उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। लेकिन कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनमें क्या क्या थी, जो हमने टॉपिक्स पढ़े पीछे, उसमें जरा देखिए, कुछ ऐसी चीजें थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और उनमें से ये सारी चीजें वो है। उन्होंने व्यतिकरण एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने विवर्तन एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब उनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और उन्होंने ध्रुवण एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस चैप्टर में 3 नई चीजें हमारे पास, ये 3 नई टर्म्स, व्यतिकरण, हमारा विवर्तन, और थर्ड है हमारे पास प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये 3 फिनोमेना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बच्चों। तो वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो व्यतिकरण को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो विवर्तन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, साथ के साथ वो ध्रुवण को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये क्या चीज होती है इसके बारे में अपन डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन ये 3 चीजें इनकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। मतलब न्यूटन ने अपनी थ्योरी तो दी, कणिका सिद्धांत। अच्छा, कणिका सिद्धांत उन्होंने एक बुक में लिखी थी, उस बुक का नाम था ऑप्टिक्स, उसी से ब्रांच का नाम पड़ा रे ऑप्टिक्स, और ये बुक काफी ज्यादा फेमस थी उस टाइम पे। ठीक है, लोग उनकी बात काफी मानते थे, क्योंकि यार एक बंदा जिसने इतने सारे रूल्स दिए हैं, एनएलएम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया है, क्यों नहीं उसकी लोग इज्जत करेंगे यार। तो 1675 में जब उन्होंने ही समझाने की कोशिश करी कि अपवर्तन क्यों होता है, परावर्तन क्यों होता है, प्रकीर्णन क्यों होता है, और अपनी एक थ्योरी दी कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसे अपन कणिका बोलते हैं, और उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लोगों ने उनकी बात पे बिलीव करा। लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे फिनोमेना भी आने लग गए, व्यतिकरण होने लग गया, विवर्तन होने लग गया, ध्रुवण होने लग गया, जो इनकी थ्योरी थी वो फेल हो गई, क्योंकि ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, लेकिन कण इतने फास्ट भागते हैं कि आप इसको एक रे मान सकते हो। तो इससे पहले वाले चैप्टर का जो नाम बच्चों पढ़ा रे ऑप्टिक्स, वो इसीलिए पढ़ा क्योंकि इन्होंने बोला कि प्रकाश बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, लेकिन ये कण इतने क्लोज होते हैं और इतनी स्पीड से भागते हैं कि हम इसको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, एक रे मान सकते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1800 के अंदर लोगों ने कोशिश तो करी, लेकिन इसकी डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी। 1675 में जब इन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी और ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो हमारे एक साइंटिस्ट स्टोरी में आए। 1678 बात आती है, 1678 में हमारे एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम था हाइगन्स, और हाइगन्स ने अपनी एक थ्योरी दी। उनकी थ्योरी का नाम था प्रकाश का वेव नेचर, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिए, कि उन्होंने बोला यार कि प्रकाश जो है ना, ये बोले प्रकाश कण है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने, जिनको उन्होंने कणिका बोल दिया, क्या कॉर्पल्स बोल दिया। और ये कॉर्पल्स यानी कणिका जब एक पास पास चलते हैं तो एक रे की तरह लगते हैं, एक सीधी सरल रेखा में गमन करती हुई प्रकाश की किरण की तरह लगते हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, प्रकाश किसकी तरह व्यवहार करता है, वो तो तरंग की तरह व्यवहार करता है, और उन्होंने अपने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब बच्चों, लोग तो इनकी बात मानते थे, तो 1800 तक भी जब लोगों को बातें समझ नहीं आने लगी, मतलब ये जो सारे फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, तो वापस लोग गए हमारे हाइगन्स के सिद्धांत पे। 1678 में अपनी डिस्कवरी दे चुके थे, लेकिन सम्मान नहीं मिलता था। ठीक है, तो 1678 में जब उन्होंने अपनी थ्योरी दी, तो उसमें थ्योरी में उन्होंने बोला कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना है, प्रकाश तो वेव की तरह चलता है, तरंग की तरह चलता है। तो यहीं से प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति का निर्माण हुआ बच्चों,
कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश हमारा तरंग भी है, जिसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। आइंस्टीन भाई साहब ने इन चीजों को कोलैबोरेट करा था, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे हाइगन्स भाई साहब बोलते हैं कि प्रकाश तो तरंग है। फिर लोग बोले यार मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि प्रकाश तरंग है तो यार तरंग को चलने के लिए तो माध्यम चाहिए। आप कह रहे हो ना कि प्रकाश क्या है, हाइगन्स भैया क्या बोले हमारे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश तो तरंग है। लोगों ने बोला चलो ठीक है आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे बताओ तरंग को, किसी भी तरंग को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि यार अगर प्रकाश को चलने के लिए माध्यम चाहिए, ये मेरे सूरज दादा, ठीक है, ये मेरी हरी ब्लू प्लैनेट यानी हमारी अर्थ, तो भाई हमारे और सन के बीच में तो कोई माध्यम है ही नहीं, वहां पे तो वैक्यूम है यानी निर्वात है। तो यार अगर प्रकाश तरंग है, अगर आप प्रकाश को तरंग मान के चल रहे हो तो सूर्य से प्रकाश हम तक पहुंचा कैसे, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम है और तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, माध्यम तो है ही नहीं, तो फिर तरंग कैसे चल रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने ऐसी कल्पना करी कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा माध्यम है जिसका नाम उन्होंने दिया, हमारे चारों तरफ उन्होंने क्या बोला, हमारे चारों ओर एक माध्यम विद्यमान है, माध्यम विद्यमान है जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व बहुत कम होता है, जिसका घनत्व बहुत कम होता है और उसका नाम उन्होंने क्या दिया बच्चों, उसका नाम दिया उन्होंने ईथर, ठीक है ना। उन्होंने उसका नाम दिया था ईथर, कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा माध्यम है जो कहीं पे भी घुस सकता है, जहां घुसाना चाहो वहां घुस जाएगा, इस रूम में होगा, बॉटल में होगा, हर चीज में होगा वो माध्यम, और उसका घनत्व बहुत कम है। इवन हमारे वैक्यूम में भी ये माध्यम एग्जिस्ट करता है, पूरे यूनिवर्स में ये माध्यम एग्जिस्ट करता है, और इस माध्यम का घनत्व इतना कम है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, 11th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने, v इक्वल्स टू रूट में e बाय रो, जहां पे किसी भी माध्यम में अगर हमें तरंग की चाल निकालनी हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, क्योंकि इस माध्यम का घनत्व तो बहुत कम है, तो इसके अंदर प्रकाश का वेग ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाएगा। यानी प्रकाश जब इस वैक्यूम से पास होकर आता तो काफी स्पीड से पास होता है, तुम्हारे माध्यम की प्रॉब्लम थी, ईथर ने दूर कर दी, ठीक है। लेकिन क्योंकि 1678 तक बात न्यूटन की चलती थी तो इनकी बात को किसी ने लिया ही नहीं इतना सीरियसली, तो इसके बेसिस पे इन्होंने तीन चीजों को एक्सप्लेन कर लिया इजीली। पहली चीज जो इन्होंने एक्सप्लेन करी वो थी व्यतिकरण, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो अपन पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे बच्चों विवर्तन, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और लास्ट चीज जो इनकी बात से प्रूफ होती थी वो थी ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन अब 1800 के अंदर जैसे ही लोग आए तो कुछ ऐसे और फिनोमेना होने लग गए जिसको इनकी थ्योरी से भी नहीं समझा सकते थे। जीमन प्रभाव, रमन प्रभाव, ये कुछ ऐसे प्रभाव थे जिसको हम इनकी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर 1800 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। क्वांटम थ्योरी अभी हम नहीं पढ़नी, वो जाके आप बीएससी वगैरह में पढ़ते हो, अभी के लिए हमें क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़नी। उन्होंने बोला था, वैसे मैं आपको बता देता हूं, कि प्रकाश एक्चुअली छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना हुआ होता है। नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी बहुत बात करेंगे इसके बारे में। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्वांटम थ्योरी नाम इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रकाश छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बना हुआ है जिसका नाम होता है क्वांटा, और उस क्वांटा की एनर्जी अपन कैसे देते हैं, एच न्यू से, जहां पे एच होता है प्लांक नियतांक और न्यू होती है उस प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, उस प्रकाश की आवृत्ति। इसी को बोलते हैं हम क्या, क्वांटा। और इन्हीं के इस क्वांटम सिद्धांत के बेसिस लिया था, ठीक है। तो उनका, हमारे जो मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत था
क्वांटम सिद्धांत, उसके बेसिस पे ही हमारा जो रमन इफेक्ट है, जीमन इफेक्ट है, और ये जो कुछ इफेक्ट्स हैं उनको अपन इजीली एक्सप्लेन कर रहा है। बच्चों ये रमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट अभी नहीं आते आप लोगों के सिलेबस में, ये आप बीएससी में जब जाओगे तब आप पढ़ोगे, ठीक है। कि अभी जब अपन एटॉमिक फिजिक्स पे आएंगे ना, तो एटॉमिक फिजिक्स पे हमारे बोर भाई साहब बोलेंगे लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का, लेकिन जब उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो छोटी छोटी और लाइन में डिवाइड हो जाता है। फिर सोमरफील्ड अपना सिद्धांत देगा, ठीक है, लेकिन 12th तक सिर्फ बोर सिद्धांत ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो बात की बात है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे इन भाई साहब ने, हाइगन्स ने अपने सिद्धांत से एक्सप्लेन कर दी, लेकिन उनको उस टाइम इस बात के लिए कोई भी प्राइज नहीं मिला, कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन इनका सिद्धांत भी फेल हो गया था। तो फिर हमारे थर्ड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक, और उन्होंने अपना क्वांटीकरण का सिद्धांत दिया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होता है, जिसे हम क्वांटा बोलते हैं। तो यहीं से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई कि प्रकाश क्या है, क्या प्रकाश कण है या प्रकाश तरंग है, क्योंकि कुछ चीजें तो तरंग सिद्धांत से एक्सप्लेन होती है, कुछ चीजें कणीय सिद्धांत से, यानी आप उसको एक छोटा छोटा एनर्जी पैकेट मान लो, उससे एक्सप्लेन होती है। तो फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो हम बोलेंगे कि भाई प्रकाश कभी तो तरंग है, कभी कण है। तो जब प्रकाश चल रहा है तो तरंग, जब किसी पार्टिकल के साथ, किसी दूसरे कण के साथ इंटरेक्शन करेगा, जाके उससे चिपकेगा, उससे टकराएगा, टक्कर करेगा, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, कणीय सिद्धांत हो जाएगा। तो प्रकाश जब चले तो तरंग, किसी से इंटरेक्शन करे तो उस केस में उसका क्या हो जाएगा, उस केस में उसका कणीय सिद्धांत यूज करेंगे, यानी उसको क्वांटा की तरह मान के चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा हाइगन्स के सिद्धांत पे। हाइगन्स का सिद्धांत क्या था और हाइगन्स के सिद्धांत से हम कैसे अपवर्तन और परावर्तन को प्रूफ करेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों बात हम करेंगे, हमने जो 3 चीजें बोली, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन तीनों पे बेसिक बात करेंगे। इसमें से व्यतिकरण में यंग ने एक प्रयोग किया था, यंग एक्चुअली एक साइंटिस्ट का ही नाम है। तो यंग ने एक प्रयोग किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, कोशिश करूंगा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकूं। वो उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन एक अलग तरीके से वो उन्होंने प्रयोग किया था, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। विवर्तन भी पढ़ेंगे जिसमें फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर के लॉज होंगे, और ध्रुवण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी पूरी चैप्टर की जो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग कैसे होती है। आए थे न्यूटन भाई साहब अपनी कणी का सिद्धांत लेकर के, वो फेल हो गई ये सारी चीजों को समझाने में। फिर 1678 में आ गए थे हमारे हाइगन्स भाई साहब, लेकिन ऑब्वियसली उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो फिर अच्छा, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे बच्चों, 1800 के आसपास एक साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने भी बोला था कि प्रकाश एक्चुअली विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके ऊपर आपका एक चैप्टर भी बना हुआ है, ठीक है, फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। और ये जो लॉ देने वाले थे कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, वो थे क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल की इक्वेशंस जो है वो काफी फेमस है, ठीक है, मैक्सवेल काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने भी बोला था कि प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय रूपों में गति करता है, मतलब उन्होंने भी तरंग की बात ही करी थी। तो जब उन्होंने तरंग की बात कर ली तो फिर हम वापस पुरानी बात पे गए कि हाइगन्स जो बोल रहे थे वो बात सही थी कि प्रकाश कहता है तरंग है, ठीक है। तो पहले न्यूटन भाई साहब आए, फिर हाइगन भैया आए, फिर हाइगन भैया के बाद नाम किसका आया, हमारे मैक्सवेल भैया का नाम, ठीक है। मैक्सवेल भैया के बाद सबसे लास्ट में हमारे प्लांक भैया आए, ठीक है। ये पूरी स्टोरी है, लेकिन हाइगन्स को 1800 तक कोई भी फेम नहीं मिला था, ठीक है। चलो तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास हाइगन्स का सिद्धांत। ऐसा क्या बोल दिया था हाइगन्स भैया ने, तो हमारे हाइगन्स भैया बोले यार कि अब जैसे पत्थर डालो तुम पानी के अंदर, तो जब पत्थर पानी में डालता है तो वो कुछ रिपल्स प्रोड्यूस करता है। रिपल्स का मतलब होता है बच्चों कुछ उससे वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। जैसे आप पत्थर डालोगे पानी के अंदर तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होती है, इस तरीके की वेव्स, वृत्ताकार पथ में ऐसे कुछ, और ये वेव्स दूर की तरफ जाते 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 बड़ी हो जाती है। अब समझना यार, जब मैंने पत्थर पानी में डाला या पानी को हिलाने की कोशिश करी, टैप करने की कोशिश करी, तो उसमें कुछ वेव्स उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना, कुछ तरंगे उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और ये तरंगे आगे जाती जाती है। तो एक बात मुझे समझाओ थोड़ा सोच करके, भाई अगर तरंग है, तरंग को अगर मैं फ्रंट से देखूं, वैसे तो तरंग के अंदर देखो कुछ ऐसे कण होंगे, अगर मैं फ्रंट से देखूंगा तो कुछ ऐसे तरंग उत्पन्न हो रही है। भाई देखो ये तरंग कुछ इस तरीके से वृत्ताकार है, पर मैं किसी भी एक तरंग के एक छोटे से पार्ट पे चला जाऊं तो देखूंगा मैं कि तरंग पहले ऊपर जाती है, जैसे वेव्स देखी होगी आपने,
आप लोग देखो सर्फिंग वगैरह करते हैं लोग, तो वेव्स पहले ऊपर जाती हैं, फिर वेव्स नीचे आती हैं, तो एक तरीके से वेव्स बन रही है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे कण पहले ऊपर जाते हैं, फिर सारे के सारे कण कहाँ आते हैं, नीचे जाते हैं, फिर ये अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं, फिर आगे वाले कण वापस ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं। तो कुल मिला के ये जो एनर्जी है वो आगे की तरफ क्या होती रहती है बच्चों, ट्रांसमिट होती रहती है, आगे की तरफ जाती रहती है। तो ये जो रिपल्स बन रही है बच्चों, ये जो तरंगे बन रही है, इन्हीं का नाम उन्होंने दिया तरंगाग्र। ठीक है, इनका नाम उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इसका नाम दिया तरंगाग्र। तरंगाग्र को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होती है, वे सभी कणों का या उन सभी कणों का बिंदु पथ जो किसी भी क्षण पर एक समान कला में हो। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है कला क्या है, ये सब सारी चीजें। जिन बच्चों ने शायद तरंग चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है उनको यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या है, मैं आपको साफ बता देता हूं, डेफिनेशन पढ़ो समझ नहीं आएगा, मैं साफ बोल रहा हूं मुझसे अपने, नहीं आएगी समझ, आप समझने की कोशिश करते कि बोलना क्या चाहता है। देखो यार, पहले तो ना कला का मतलब समझ लो कि कला क्या चीज है, आर्ट की बात थोड़ी ना चल रही है। अच्छा, लास्ट क्लास में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब पढ़ा होगा अलग बात है, याद है वो पढ़ा जरूर होगा लेकिन याद नहीं है वो भी पता है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं कला कोण। वे वाले चैप्टर में था, सबसे लास्ट चैप्टर तुम्हारी फिजिक्स का वेव चैप्टर तरंग, उसमें ही पढ़ा होगा आप लोगों ने कला कोण। चलो, मुझे पता है किसी को याद नहीं है, शायद एक दो को याद होगा, बाकी मोस्टली को याद नहीं होगा। तो ये कला कोण का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो समान कला का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो भाई ये मैंने पत्थर डाला, पत्थर डालने के बाद मान लो ये पहली वेव उत्पन्न हुई। जैसे मैंने आपको बताया वेव कैसे चल रही है भाई, आपकी ऊर्जा आगे जाती है, ऊर्जा की वजह से सारे के सारे कण ऊपर जाते हैं, वे बनाते हैं, फिर सारे के सारे कण कहां आते हैं, नीचे आते हैं। तो इसी को ही बोलते हैं बच्चों समान कला। मतलब किसी भी एक क्षण में सारे के सारे कण यहां पर हैं, मान लो सारे के सारे कण जैसे एक वेव बना रहे हैं, मैं इसका 2D डायग्राम बता रहा हूं, ऐसे सामने से देखोगे तो ऐसे वेव ही बनेगी। तो सारे के सारे कण किसी भी क्षण पर यहां पर होंगे, थोड़ी देर बाद सारे के सारे कण टॉप पे पहुंचेंगे, थोड़ी देर बाद सारे के सारे कण कहां पहुंचेंगे, नीचे पहुंचेंगे। तो जब इन सारे कणों को जो कि किसी भी क्षण पर समान कला में, कला का मतलब सेम डिस्टेंस पे है, किससे, इस बिंदु से, इस ओरिजिन से, हमारे इस स्रोत से, आप ऐसा भी बोल सकते हो, उन सारे बिंदुओं का बिंदु पथ जो किसी क्षण पर निश्चित बिंदु से या स्रोत से समान दूरी पर हो। यानी ये सारे पॉइंट्स जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हैं, भाई आपने पत्थर डाला तो पत्थर के चारों तरफ कुछ ऐसे पानी के कुछ ऐसे कण होंगे ना जो कि कहां की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो सारे के सारे कण एक ही समय पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो उन सारे के सारे कण जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उन सारे पॉइंट को जब आप मिला दोगे उसी को अपन बोलते हैं बच्चों वेव फ्रंट। अब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो समान कला में है, या आप ऐसा बोल सकते हैं वो सभी के सभी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर है। यानी ये बिंदु लो आप, इस पर जितने भी बिंदु हैं, ये बिंदु लो, ये बिंदु लो, ये बिंदु लो, ये बिंदु, अनंत बिंदु होंगे इसके ऊपर, वो सबके सब समान कला में है, सबके सब से एक साथ ऊपर जाते हैं, सबके सब एक साथ नीचे निकल जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को जो आप मिलाओगे तो जो बिंदु पथ आपको मिलेगा, जो लोकस आपको मिलेगा, उसी को अपन बोलते हैं तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट। एक और डेफिनेशन क्या बोलेंगे अपन, उन सारे बिंदुओं का बिंदु पथ, जो ऊपर लिखा है स्टार्टिंग में तो वही रहेगा, बिंदुओं का बिंदु पथ जो स्रोत से एक ही दूरी पर हो, एक ही दूरी पर हो, उसे तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्र।
तो पहली तो हमारी हो गई बात डेफिनेशन की। तरंगाग्र बना कैसे, एक बार देखते हैं। मान लीजिए आपका स्रोत है, यहाँ पे आपने पत्थर डाला पानी में, वेव से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब पत्थर डाला तो ऑब्वियसली बात है कुछ वेव्स उत्पन्न होगी, कुछ ऐसे, पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव। तो ये जो वेव उत्पन्न आपको होती हुई दिख रही है, इनका बिंदुपति क्या कहलाता है बच्चों, तरंगाग्र कहलाता है। अब बच्चों तरंगाग्र में देखिएगा, समझना सब बच्चे अच्छे से, कुछ प्रॉपर्टीज होती है तरंगाग्र की। जो प्रकाश की दिशा होती है वो इन तरंगाग्र के हमेशा कैसे होती है, लंबवत। मतलब प्रकाश इन तरंगाग्र के हमेशा कैसे चलेगा, लंबवत चलेगा। ऐसा हमारे हाइगन भैया ने बोला। मतलब ये हमेशा क्या होंगे, इनके लंबवत। तरंगाग्र तो क्या है, जो बिंदु का बिंदुवत बना ना, वो अगर आप देखोगे तो प्रकाश सीधा जा रहा है आगे की तरफ। भाई आपका जब पत्थर आपने डाला तो वेव्स तो जनरेट हो रही है, लेकिन एनर्जी कहां जा रही है, आगे की तरफ। तरंगाग्र बढ़ रहे आगे की तरफ, तो जो उनकी दिशा होगी वो कहां की तरफ होगी, इन तरंगाग्र के लंबवत दिशा में। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, दूसरी बात उन्होंने बोली कि प्रकाश की दिशा, हम यहां पे प्रकाश, वेव से प्रकाश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकाश की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो ये दो पॉइंट तो शायद आप सबको क्लियर हो गए होंगे, तरंगाग्र क्या चीज होती है। जब वो सारे बिंदुओं का बिंदुपथ यानी लोकस ऑफ अ पॉइंट जो कि एक स्रोत से क्या हो, नियत दूरी पर हो। जैसे इन सारे पॉइंट्स का लोकस, इन सारे पॉइंट्स का लोकस, ये सब के सब क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस पे स्रोत से। तो इनको अपने क्या बोल दिया, तरंगाग्र बोल दिया। दूसरी बात क्या थी कि तरंगा, जो प्रकाश की दिशा होगी वो तरंगाग्र हमेशा कैसी होगी बच्चों, लंबवत होगी। आई होप यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं कि तरंगाग्र हो किस किस तरीके की सकती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा तरंगाग्रों के प्रकार। तो बच्चों तरंगाग्र तीन तरीके की होती है। पहली जो तरंगाग्र है बच्चों वो कैसी हो सकती है, पहली हमारे पास हो सकती है गोलीय यानी स्फेरिकल, गोलीय तरंगाग्र। इनका क्या मतलब है डिटेल में देखेंगे। दूसरी हम बोलेंगे बच्चों, गोलीय के बाद आती है हमारे पास बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, और बच्चों तीसरी हमारे पास आती है समतल, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो तीन तरीके की तरंगाग्र बनाना पॉसिबल है, गोलीय, बेलनाकार और समतल। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं, चलो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके साथ बच्चों, गोलीय तरंगाग्र के साथ। तो गोलीय तरंगाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो बच्चों स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, मान लो मैंने पत्थर डाला था, अब पत्थर की जगह मान लो बल्ब है। अब हम तो लाइट की इस फॉर्म में समझने की कोशिश करें। अब जो लाइट है उसके चारों तरफ जो भी प्रकाश उत्पन्न होगा ना, उसमें आप समझ लो कि एक बीच में लट्टू है, बल्ब है, और उसकी चारों तरफ जो तरंगाग्र उत्पन्न हो रही है वो कैसे है, इस तरीके से हमारे गोले की तरह। मतलब ये प्रकाश स्रोत और तरंगाग्र इसके चारों तरफ एक गोला बनाएगी, फिर उसके वृत्त नहीं गोला, इसके चारों तरफ एक और गोला बनाएगी, फिर इसके चारों तरफ एक और बड़ा गोला बनाएगी। मतलब उन गोले का साइज धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे वहां पे हमारे पास उस तरंगों की त्रिज्या बढ़ती जा रही थी ना, वो जो वृत्त बन रहे थे, कोसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त, अभी जो हमने पत्थर वाला एग्जाम्पल पढ़ा, तो वहां पे उनके क्या बढ़ रहे थे, उनकी त्रिज्याएं बढ़ रही थी। यहां पर हमारे पास क्या है, बीच में स्रोत है और उसकी चारों तरफ क्या है, जो गोला है, उनका आकार बढ़ता जा रहा है, उनकी त्रिज्या बढ़ती जा रही है। तो बच्चों गोलीय तरंगाग्र सिर्फ तभी उत्पन्न हो जा सकता है जब हमारा स्रोत कैसा हो, जब हमारे पास स्रोत हो बच्चों बिंदु स्रोत। जब स्रोत कैसा हो, एक बिंदु स्रोत हो। मतलब जैसे आप बल्ब को मान लो, आप एक बल्ब से समझने की कोशिश कर लो, ये बल्ब है, इसके चारों तरफ वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, स्फेरिकल। बच्चों यहां पे तो 2D बनाया मैंने, यहां पे तो 2D बना है, लेकिन ये 2D है नहीं, 3D है। बिंदु है, उसके चारों तरफ गोले बन रहे हैं बड़े बड़े, एक छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर से प्रकाश आगे चलता जा रहा है, ऐसे उन्होंने बोला। ठीक है भाई, ये प्रकाश स्रोत है ना,
ये पहला वेव फ्रंट बन गया, फिर ये दूसरा वेव फ्रंट बन गया, ये फिर तीसरा वेव फ्रंट बन गया। तो मतलब प्रकाश ऐसे चल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? ये जो आपको दिख रहा है ना, आपको ऐसे इस तरीके की स्ट्रिप्स, ये है हमारे तरंगाग्र। इस तरीके से प्रकाश चलता है, जैसे प्रकाश आगे जा रहा है, तरंगाग्र से बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे। तो हमने अगर इसको एक पूरा गोला मान लें, क्योंकि बिंदु प्रकाश है तो गोले बनेंगे ऐसे बड़े 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 बड़े। प्रकाश आगे भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, जैसे बल्ब में होता है, लाइट आगे भी पीछे भी हर जगह जाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा स्रोत है और ये तरंगाग्र है, और जो प्रकाश के दिशा है चलने की वो क्या इसके लंबवत है। इस तरीके से क्या है बच्चों, प्रकाश की दिशा, जो कि मैंने आपको बोला था क्या होती है इसके लंबवत। ये हमारे प्रकाश की दिशा, और ये जो हमारे बनाया ये क्या हमारे पास तरंगाग्र। ठीक है, और ये हमारे प्रकाश की दिशा को बता रहा है। तो हमारा गोलीय तरंगाग्र कब उत्पन्न होगा, जब स्रोत कैसा हो हमारे पास, एक पॉइंट सोर्स हो। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बेलनाकार। अब ट्यूबलाइट कंसीडर कर लो, बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र है बच्चों हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो बच्चों सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है, जब हमारा स्रोत कैसा हो, जब हमारा स्रोत हो लीनियर। लीनियर का मतलब है रेखिक। जैसे ट्यूबलाइट मान लो आप, जैसे मान लो ये है, अब इसमें से प्रकाश इधर 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 हर जगह निकलेगा। तो बच्चों देखो, जब इसमें से प्रकाश ऐसे हर जगह हर दिशा में निकलेगा, ऐसे देखो खुद सोचो, अगर प्रकाश इधर 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 हर डायरेक्शन में निकल रहा तो एक सिलेंडर ज्यूम कर सकते हो आप इसके चारों तरफ, एक और बड़ा सिलेंडर, एक और बड़ा सिलेंडर। तो आप इसके चारों तरफ क्या मान लोगे, जो तरंगाग्र है वो कैसे शेप में है, एक सिलेंड्रिकल शेप में। यानी इस बार तरंगाग्र आपको कैसा दिखेगा, हम तो 2D डायग्राम ही बना पाएंगे। तो ये आपका स्रोत हो गया, और इसमें जो तरंगाग्र बच्चों हमारे पास निकलेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये पहला तरंगाग्र हो गया, ये बच्चों दूसरा तरंगाग्र हो गया, ठीक है। और इसमें बच्चों ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और प्रकाश की दिशा क्या होती है हमेशा इसके लंबवत। तो हमारा प्रकाश कैसे चलेगा, कुछ इस तरीके से। यह है प्रकाश की दिशा। ये सिर्फ बच्चों मैंने 2D डायग्राम बनाया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ ये 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम है। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, ये है, तो इसमें से इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है। मतलब अगर आप यहां से एक सिलेंडर से समझने की कोशिश करें, मान लो ये बिंदु है और ये सिलेंडर का एक पार्ट है, तो प्रकाश हर दिशा में जा रहा है, इधर भी 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 जा रहा है। आई होप मेरी बात आप सब समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश से हर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर 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 इधर, हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों हमारा बेलनाकार तरंगाग्र कब बनता है, जब हमारा स्रोत कैसा हो, जब हमारा स्रोत रेखिक हो। ट्यूबलाइट, ये मान लो ये इसके अंदर ट्यूबलाइट है, जल रही है, तो हर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बच्चों थर्ड हमारे पास आता है समतल। थर्ड हम लिखेंगे समतल तरंगाग्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अब बच्चों प्लेन वेव फ्रंट तब बनता है जब हमारा स्रोत तो कुछ भी हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे बिंदु आकार का हो, चाहे दुनिया का कोई भी स्रोत हो, लेकिन स्रोत हमारा कहां रखा हो, अनंत पर। स्रोत कहां पर रखा है, अनंत पर रखा है। स्रोत हमारा कहां रखा है बच्चों, अनंत पर रखा है। तो इस केस में जब प्रकाश की किरणें आएगी बच्चों, तो क्या आएगी, एक दूसरे के हमेशा पैरेलल आएगी, हमने पहले ही बात बोली है। तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल आएगी, तो बच्चों हमारा जो तरंगाग्र है बच्चों वो कैसा बनेगा, ऐसा प्लेन। समझ रहे हैं आप लोग, प्रकाश ऐसे जा रहा है तो तरंगाग्र ऐसे इस तरीके से बनेंगे, बहुत सारे प्लेन्स बनेंगे जो क्या है, इसको कट करके जा रहे हैं इस तरीके से। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ, लेकिन जब अपन 2D फिगर बनाते हैं ना,
तरंगाग्र को भी ऐसा नहीं बताते, ऐसे प्लेन को खतरनाक नहीं बनाते। हमें जब सिंपल डायग्राम बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं कि भाई ये प्रकाश जा रहा है और तरंगाग्र क्या है, प्लेन ही है ना, इसको कट करके अंदर ही तो जा रहे हैं भाई, ऐसे पेनिट्रेट करके अंदर ही तो जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं अंदर। तो हम कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ये तरंगाग्र को बता रही है। ये क्या हमारे पास, समतल तरंगाग्र, इस तरीके से। जैसे ये, इसको ऐसे धसा दिया अपन ने, जैसे मान लो बुक है, बुक तरंगाग्र है, प्रकाश ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लेन आगे अपन ने बना दिए, ठीक है। तो 3 तरीके के तरंगाग्रों ने बताए पॉसिबल है। तो हमने पहला की पॉइंट क्या पढ़ा, उसकी डेफिनेशन। दूसरा की पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश की जो दिशा होगी वो तरंगाग्र की हमेशा लंबवत होगी। तीसरा हमने पढ़ा उसके प्रकार। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट उन्होंने बोला, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट उन्होंने क्या बोला, चौथा पॉइंट उन्होंने अपनी तरफ से बोला यार कि है ना, ये जो तरंगाग्र होते हैं ना, इसमें कोई भी तरंगाग्र जो होता है वो उसके आगे आने वाले जो द्वितीयक तरंगाग्र बनेगा उनके लिए स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी तरंगाग्र के सभी बिंदु द्वितीयक तरंगाग्र के लिए स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लो अब हम स्फेरिकली बना लेते हैं, गोलाकार। तो ये हमारा पहला स्रोत आ गया, मान लो ये पहला तरंगाग्र है, और ये इसके चारों तरफ एक और दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि थोड़ा फीलिंग आ जाए। और ये दूसरा तरंगाग्र है। तो बच्चों ये जो येलो कलर का अंदर मैंने लाइन बनाई, गोला बनाया, गोला है बच्चों, सर्किल नहीं है, समझेगा 3D में, है ना। इसके चारों तरफ एक छोटा गोला और एक और बड़ा गोला है। तो जो पहला हमारे पास तरंगाग्र बना है, इस तरंगाग्र पे जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं, वो सब के सब आप ऐसा समझ लीजिए छोटे 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 प्रकाश के स्रोत, जैसे अपन लगा नहीं देते हमारी एलईडीज, जैसे एलईडी सर्किल में लगा दी, तो उसके आगे आने वाले तरंगाग्र के लिए किसकी तरह बिहेव कर रही है, सोर्स की तरह। मतलब इससे प्रकाश उत्पन्न होगा जिससे ये वाला तरंगाग्र बनेगा, इससे प्रकाश उत्पन्न होगा जिससे ये वाला तरंगाग्र बनेगा, इससे ये वाला बनेगा, इससे वाला बनेगा, इससे वाला बनेगा। ऐसे करते करते ये जो हमारे पास तरंगाग्र बन रहा है, ये इसके आगे आने वाले तरंगाग्र के लिए बच्चों क्या है, स्रोत है। ऐसे ही ये जो ऑरेंज कलर वाली लाइन है, ये इसके आगे वाले तरंगाग्र के लिए किसकी तरह बिहेव कर रही है, वो उसके लिए बिहेव कर रही है स्रोत की भांति। तो बेसिकली हर तरंगाग्र उसके आगे आने वाले, जिसको अपन द्वितीयक तरंगाग्र बोलते हैं, उस तरंगाग्र के लिए वो उसके हर बिंदु जो होंगे वो उसके आगे आने वाले तरंगाग्र के लिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। आई होप सबको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये उनके कुछ की पॉइंट्स थे। अब हम तरंगाग्र बनाना सीखेंगे, ये तरंगाग्र कैसे बनाते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों तरंगाग्रों का निर्माण, कैसे बनते हैं तरंगाग्र, तरंगाग्रों का निर्माण। तो बच्चों सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मान लो हमारा एक तरंगाग्र है बिल्कुल स्ट्रेट समतल। इस समतल में बच्चों मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट है लाइट के, ठीक है, 3 पॉइंट रैंडमली ले लिए। मान लो इस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी है बच्चों, v। प्रकाश का v या c जो भी आप लेना चाहो, वो कितनी है बच्चों, v। तो बच्चों t समय बाद प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, t समय बाद प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। कितनी होगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारे पास vt। तो हम क्या करेंगे, मतलब प्रकाश ने t समय में कितनी दूरी तय कर ली, vt, वही दूरी बराबर चालू होना समय। तो हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को हम क्या मान के चलेंगे, मतलब जैसे अपन आर्क ड्रॉ करते हैं ना, चाप, तो आप समझ लो यहाँ पे कंपास अपन रखा, हमारा प्रकार यहाँ पे रखा और अपन ने ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिए, और उस आर्क की लंबाई कितनी है बच्चों, vt।
यहां पे भी एक आर्क ड्रॉ कर दिया। वैसे तो अपन पूरा गोला ही बनाते हैं, जैसे गोला बना दिया अपन ने, ये पहला गोला। इसके चारों तरफ भी मैंने एक और दूसरा गोला बना दिया जिसकी त्रिज्या भी कितनी है बच्चों, VT है। एक और मैंने तीसरा गोला बना दिया जिसकी त्रिज्या भी कितनी है बच्चों, VT है। तो यानी इस बहुत सारे पॉइंट लिए, हमने तो 3 पॉइंट लिए। तो हमने एक तरंगाग्र लिया, उस पर कोई भी 3-4 पॉइंट ले लिए, उसको सेंटर मान करके, उसको केंद्र मान करके हमने VT त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, और खींचने के बाद उस VT त्रिज्या के जो आगे आर्क बन रहे थे, जो चाप बन रहे थे, उन चाप को अपन ने एक लाइन से मीट करा दिया। तो ये जो हमारे पास एक और लाइन बनी है, ये है हमारा आगे का तरंगाग्र। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब जिसमें प्रकाश की दिशा कैसे होगी, इस तरीके की। तरंगाग्र कैसे बनता है, आप एक लाइन लेंगे, कोई भी एक तरंगाग्र लेंगे, उस पर कोई भी 3-4 पॉइंट ले लो। हमने क्या बोला, हमने बोला प्रकाश किस वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तो t समय में कितनी दूरी तय करेगा, vt दूरी तय करेगा। तो इस पर जितने भी बिंदु हैं उनको आप क्या मानो, केंद्र मान करके आप गोले खींच दो। गोले खींचने के बाद उनके सबके जब आप उन सबको एक स्पर्श रेखा से आप मिलाओगे, एक टेंजेंट से जब आप मिलाओगे, तो जो आपको मिलेगा वो आगे का तरंगाग्र होगा। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे जब इसके लिए, इनके लिए बात करूंगा मैं, तो इसको भी केंद्र मान करके आप एक और गोला बना सकते हो। ये पहला गोला मान लो, ये वही VT का दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। अब अगर मुझे नेक्स्ट तरंगाग्र बनाना है तो इस पर मैं वापस एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ये नेक्स्ट तरंगाग्र को बता रहा है। ऐसे हमारे तरंगाग्र क्या चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो आई होप सबको बात समझ आई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तरंगाग्र का फॉर्मेशन होता है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तरंगाग्र की बस डेफिनेशन क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। हमारे हाइगन भैया ने क्या बताया, तरंगाग्र जिसमें इन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में हो या स्रोत से समान दूरी पर हो। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, ये जो प्रकाश का वेग होगा उन तरंगाग्रों को हमेशा लंबवत होगा। तीसरी बात उन्होंने 3 तरीके के तरंगाग्र बताए। पहला हमने बताया स्फेरिकल गोलाकार, फिर हमारा सिलेंड्रिकल बेलनाकार, फिर प्लेन यानी समतल। फिर हमने बोला यार कि कोई भी एक तरंगाग्र ले लो, उस पे जितने भी बिंदु हैं उसके आगे आने वाले तरंगाग्रों के लिए किसकी तरह बात करें, स्रोत की बात है, सोर्स बन गए वो, ठीक है। फिर हमने तरंगाग्र कैसे बनते हैं वो सीखा कि भाई आप एक तरंगाग्र ले लो, ये प्लेन एक्चुअली ऐसे अंदर गया हुआ है ना, उसको काट करके अंदर गया है, ठीक है। ऐसे जैसे बुक थी ना, तो बुक मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए, वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, मैंने 3 पॉइंट ले लिए। फिर मैंने बोला प्रकाश किस वेग से चल रहा, v वेग से, t समय में कितनी दूरी तय करेगा, vt। तो मैंने बोला vt दूरी का एक क्या कर लो आप, गोला बना लो, गोले बना लो उस पर। हम तो यहाँ पे वृत्ति दिखा सकते हैं, गोले बना लो, उनको एक स्पर्श रेखा से आप मिला दो, बहुत सारी स्पर्श रेखा ऐसे बन जाएगी। जब आप उसको एक प्लेन, मतलब एक प्लेन विजुअलाइज अगर आप कर पा रहे हो, तो प्लेन जो होगा वो इसके आगे वाला एक दूसरा तरंगाग्र होगा। तो आई होप सबको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों इस लेसन को हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। हमारे हाइगन्स के प्रिंसिपल को हम आगे और बढ़ाएंगे, इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे से प्रश्न देखने वाले हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी अपन देखेंगे, और अपवर्तन को और परावर्तन को इस हाइगन्स के प्रिंसिपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लेसन काफी बड़ा हो रहा है, तो इस लेसन के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना। और बच्चों आप लोगों में से जिन भी बच्चों ने 12th क्लास का पेड बैच अभी तक परचेस नहीं करा है, कर लो यार, बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तुम लोगों को। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों को वहां पे मिल जाते हैं। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स के बाद आपको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्हीं को पढ़ लो, एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, इसके अलावा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है और बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में, वो भी इसलिए लेते हैं क्योंकि ऐप को ऑब्वियसली मेंटेन रखने के लिए कुछ हमें आगे देना पड़ता है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने कोर्स परचेस नहीं करा है वो जरूर से परचेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।